रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लंदन में जबरदस्त मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। यूरोप के 12 से ज्यादा देशों ने अब ऐलान कर दिया है कि चाहे पुतिन यूक्रेन पर कितने भी भीषण हमले करें, यूरोप की सेना पुतिन के रूस को जंग में जीतने नहीं देगी। जब जेलेंस्की लंदन पहुंचे तो उन्हें भरोसा दिलाया गया कि भले ही राष्ट्रपति ट्रंप रूस का साथ दें, लेकिन नेटो और यूरोप की सेना यूक्रेन का आखिरी दम तक साथ देगी। लंदन से आपातकाल युद्ध, जेलेंस्की ने खेला ट्रंप कार्ड। यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे यूरोप और नेटो देशों का युद्ध बन गया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने यूक्रेन युद्ध के सारे समीकरण बदल दिए हैं। लंदन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह से ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्वागत किया है, उसने अमेरिका और रूस को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि लंदन में रूस के खिलाफ आपातकाल युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 12 यूरोपीय देश महज 36 घंटे के अंदर लंदन में वॉर प्लान बनाने में जुट चुके हैं। आलम यह है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की भारी भरकम सहायता देना शुरू कर दिया है। इधर पुतिन ने बहुत बड़ी जंग को देखते हुए यूक्रेन पर तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई तीखी बहस के बाद से दुनिया भर में जेलेंस्की को हीरो और ट्रंप को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, ताकि नेटो के हमले से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। ब्रिटेन फ्रांस का खुला चैलेंज, ट्रंप पुतिन से लड़ेंगी यूरोप सेना। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लंदन पहुंचे जेलेंस्की का हीरो की तरह स्वागत क्यों किया गया है और अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन और रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध की जो तैयारियां चल रही है, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की संकेत दे रही है। जरा देखिए लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कौन कौन से यूरोपीय देश रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नेटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन न तो नेटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है और ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से 284 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में से 12 यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें, नेटो के 32 देशों में यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उस लिहाज से नेटो की तरफ से भी 12 देश रूस से जंग को तैयार हो चुके हैं।
यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लुधियाना, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हो गए हैं। पोलैंड ने तो नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का ऐलान भी कर दिया है। Well, no, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it. And we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. During this period of time, we negotiate on security guarantees, land and territories, and it will be the responsibility of the Ukrainian president. Reconstruction. The US will have the deal on critical minerals and rare earth. इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं और न ही पुतिन के साथ युद्ध विराम को तैयार है। जानकारों का दावा है कि यूरोप और अमेरिका को छोड़कर नेटो देशों को लगता है अगर रूस ने यूक्रेन को जंग में हरा दिया तो फिर पुतिन यूरोप को भी रौंद डालेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी बहस हो रही थी, उस वक्त ट्रंप ने जेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। Right now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. But right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling I'm with the lives president of in war. millions of people. You're Yeah. gambling with World War III. What do you You're think gambling about? with What do you World think War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said I'm very they respect. should have. इन्हीं हालातों को देखकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को रूस के भीषण हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेटो और यूरोपीय देशों ने पुतिन का समर्थन भी शुरू कर दिया है। पुतिन के समर्थक नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अब रूस से कोई बचा नहीं सकता। नेटो देशों में फूट का सबसे बड़ा सबूत नेटो देश हंगरी की तरफ से साफ देखा जा सकता है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं हो सकता है और न ही हंगरी कभी यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने देगा। पुतिन के समर्थक माने जाने वाले विक्टर ओरबान ने यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन एक हारी जंग लड़ रहा है जिसका अंत रूस के हाथों तय है। यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका पर भड़कते हुए हंगरी ने कहा है कि इन देशों को कैसे ये गलतफहमी हो गई कि वो रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना सकते हैं। रूस कभी भी यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देगा। A háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, ami eddig ütköző zóna, ütköző állam volt, a NATO és Oroszország között vonassék mostantól NATO felügyelet alá. 18 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी किलों पर कब्जा। लेकिन इस बीच पुतिन ने बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के उन इलाकों पर बेहताशा हमले शुरू कर दिए हैं जो बड़ी जंग के दौरान रूस के लिए नासूर बन सकते हैं। जरा देखिए इस वक्त रूस के फाइटर जेट, टैंक, तोप, ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन पर कहां-कहां हमले कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक रूसी सेना शांति वार्ता से पहले शांति से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने में जुटा है। दावा किया गया है कि रूस ने अब तक 22% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त रूसी सेना 25% इलाकों पर तेजी से कब्जा करने में जुटी है।
खास तौर से यूक्रेन के किले कहे जाने वाले इलाकों पर रूसी सेना इस वक्त चौतरफा हमले कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी इलाके किले की बेल्ट के नाम से मशहूर इलाकों पर कब्जा कर रही है। ISW के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन, टोरेस्क और पूर्वी पोक्रोवस से हमले तेज कर चुकी है, जहां वो यूक्रेन के कोस्त्यतिनिवका पर कब्जा करने के करीब है। इसके अलावा यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूसी सेना कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ISW की स्टडी के मुताबिक यूक्रेन की किले की बेल्ट में यूक्रेन के सबसे अच्छे इलाके स्लोवेंस्क, क्रामाटोर्स्क, ड्रूस्किवका और कोस्त्यतिनिवका माने जाते हैं। इन यूक्रेनी शहरों के साथ 50 किलोमीटर लंबी रेखा जुड़ी है, जो पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क ओब्लास्ट में कीव की सुरक्षा की रेखा मानी जाती है। यहीं पर रूसी सेना इस वक्त बड़े हमले कर रही है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में यूक्रेनी सैन्य विश्लेषक कोस्टेटिन मैशोवेट्स ने दावा किया है कि रूस ने हाल ही में 20वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की 242वीं, 255वीं और 33वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट और 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की 102वीं और 103वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट और 163वीं टैंक रेजिमेंट के तत्वों को टोरेट्स्क और पूर्वी पोक्रोवस्क में फिर से तैनात किया है, ताकि यूक्रेनी सेना को दोबारा हमला करने का मौका ही न मिले। 170 रूसी जेट ने रौंद डाले यूक्रेन के 5 शहर। इधर पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है, जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेनी शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जर्जिस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी न्यूज आउटलेट RT के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित जर्जिस्क शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जर्जिस्क के अलावा रूस ने यहाँ मौजूद 2 गांव द्रुजबा और क्रिम्स्कोए पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का ये भी बहुत बड़ा दावा है कि यूक्रेन के जर्जिस्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने की खूनी जंग में मार डाला है। रूस का दावा है कि उसने जर्जिस्क शहर और उसके आसपास यूक्रेनी सेना के 26,000 सैनिकों को पिछले 5 महीनों की जंग में मार डाला है। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स की यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर की लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. कुछ ताजा तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी सेना ने हाल के दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के लड़ाके भी तेजी से यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त युद्धाभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी को जारी की गई है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की है, जहां यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है।
अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप और नेटो देशों की सेना और हथियारों के साथ रूस से जंग करते हैं, तो रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी रौंद डालेगा, क्योंकि अब अमेरिका भी यूक्रेन को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी विनाशकारी जंग होने वाली है। ईरान को लेकर फिर इजराइल की सेना तैयार कर दी गई है। ट्रंप और नेतन्याहू के कमांडर इस वक्त लगातार संपर्क में हैं, जबकि ईरान को लेकर इजराइल का नया प्लान क्या है, इसे लेकर खामनेई के कमांडर काफी तनाव में हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका जो हथियार अभी तक यूक्रेन पहुंचा रहा था, अब वो इजराइल भेजे जा रहे हैं। जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च में क्या होगा? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जनवरी में ही गाजा में सीजफायर हुआ। फरवरी 2025 में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। फरवरी में ही इजराइल पहुंच गए 1800 बंकर बस्टर बम। मार्च 2025 में क्या अमेरिका ईरान को लेकर सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्योंकि ईरान को भी महसूस हो गया है कि मार्च में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स ने कहा है कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा तो बात होगी। ईरान खेल खेलने की गलती ना करे, जैसा कि वो पहले करता आया है। अमेरिका की लीडरशिप ईरान पर आक्रामक है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल ट्रंप और जेलेंस्की मीटिंग से ही मिला है। इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि यूक्रेन को अब अमेरिका से और हथियार नहीं मिलेंगे। लेकिन खबर ये नहीं, बड़ी खबर यह है कि जो हथियार यूक्रेन को मिलने वाले थे वो अब इजराइल पहुंच रहे हैं। यानी जो हथियार अभी तक अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे थे, उनका रूट बदलकर अब उन हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा रहा है। यानी जेलेंस्की को जो नुकसान हुआ है, उसका बम्पर फायदा नेतन्याहू को पहुंच रहा है। इजराइल की कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने वाली ताकत को जंग न लगे और उसके बम गोदाम का स्टॉक हमेशा भरा रहे, इसकी गारंटी अमेरिका ने दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल को $4 अरब यानी करीब 35,000 करोड़ के हथियार भेजने पर मोहर लगाई है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 1.5 महीने के अंदर $12 अरब के हथियार इजराइल पहुंचा चुके हैं। $12 अरब यानी 1,05,000 करोड़ के हथियारों की मदद डोनाल्ड ट्रंप मंजूर कर चुके हैं। फरवरी में ही इजराइल के अशदोद बंदरगाह का ये वीडियो वायरल हुआ था। खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बड़े बड़े कंटेनर देखे गए हैं। इन कंटेनरों में है ऐसे बम जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। इन ट्रकों को बहुत ही सुरक्षा के साथ निकाला जाता है। बमों की इस खेप का इजराइल लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने 2000 पाउंड के 1800 बम इजराइल भेजे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। क्या इस तोहफे का मतलब है कि इजराइल फिर से गाजा में बमबारी करने जा रहा है? इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है।
इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से भी ज्यादा इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब यह बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी दिखाई गईं और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गईं। इजराइल के नए हथियारों और ट्रंप नेतन्याहू की पार्टनरशिप को लेकर बार बार मिल रहे सिग्नल ईरान को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तदार और फरवरी में जुल्फिकार, ये दोनों युद्ध अभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास और अब फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकल रहा है। जनवरी और फरवरी में ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीज फायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर 1 महीने में ऐसा क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। हालांकि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप एक चौंकाने वाली बात कर चुके हैं। फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपने बदले रुख से दुनिया को चौंकाया था। ऐसा उन्होंने एयरफोर्स 1 की उड़ान के दौरान किया था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जब ट्रंप का स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 उड़ रहा था तो वहां से दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज मिली। आसमान के बीच एयरफोर्स 1 में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान पर हमला करने की बजाय उससे समझौता करना चाहूंगा। यानी ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते। एयरफोर्स 1 में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो कुछ कहा उसके बहुत गहरे मायने निकाले गए। इजराइल के अखबारों ने छापा कि ट्रंप ईरान पर हमला नहीं, उसके साथ परमाणु डील करना चाहते हैं। ईरान में न्यूज एजेंसियों ने बताया कि ट्रंप ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की युद्ध वाली पार्टनरशिप को लेकर ईरान चौकन्ना है। ईरान लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को परख रहा है। जनवरी से लेकर फरवरी तक ईरान की एयर डिफेंस ब्रिगेड एक्टिव रही है। क्या ये ईरान के आक्रामक तेवर का खौफ है? क्योंकि ईरान ने 2025 की शुरुआत में ही 5 युद्ध अभ्यास किए हैं। ऐसे युद्ध अभ्यास में आग बहुत ज्यादा है। अंगारे ऐसे जो 1-2 नहीं, कई वॉर जोन बनाकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। जनवरी और फरवरी में इतनी फायर पावर है तो मार्च में क्या होगा? क्या मार्च 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध, और यही ट्रंप का सबसे बड़ा डर है। We'll be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades. डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नरम नहीं पड़े, इस बात का दावा उनकी सरकार लगातार कर रही है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी ईरान समझता है। दोनों के तेवरों के लगातार नए मायने निकाले जाते हैं। ऐसे में ट्रंप अगर अपनी बात पर बरकरार रहे तो ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार होगी। देखा जाए तो 4 फरवरी को नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को बड़ा उलटफेर कर दिया है। नेतन्याहू के साथ मीटिंग में ट्रंप ईरान के खिलाफ हमलावर नजर आए। सवाल है कि क्या 5 दिन बाद ही ट्रंप ने इजराइल के साथ खेला कर दिया है, जबकि नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल का सबसे पक्का दोस्त बताया है।
I think President Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. I think he's not only making a tremendous change in the Israeli-American alliance, strengthening it beyond anything we've seen up to now. इससे पहले अमेरिका की मीडिया में ईरान को लेकर छपी 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट नेतन्याहू के साथ ट्रंप को बड़ा झटका दे चुकी है। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। अमेरिकी अधिकारियों ने एक विस्फोटक दावा किया। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या ये ईरान का शॉर्टकट एटम बम है? सवाल है कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन गई। ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी और फरवरी में ही 5 से ज्यादा युद्ध अभ्यास कर बड़ा सिग्नल दे दिया है। सिग्नल इस बात का है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप बेशक ईरान से डील का सिग्नल दे चुके हों, लेकिन ये बात साफ है कि अमेरिका पर ईरान के यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ साफ शब्दों में कह दी है। ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم. اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. इसलिए दुश्मन ही नहीं अब दोस्तों का भी अमेरिका पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इजराइल को पता है कि ट्रंप बातें जरूर बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन पर पूरा यकीन तब तक मुश्किल है जब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद हमले का बटन दबाने को तैयार न हो जाए। मार्च में डोनाल्ड ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेकर रहेंगे या फिर उनका जोर किसी डील पर रहेगा, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो। डोनाल्ड ट्रंप की डील और धमाके दोनों के बीच कौन बाजी मारेगा, इस पर नेतन्याहू की भी नजर है। ट्रंप को समझने वाले भी उनकी पश्चिम एशिया वाली पॉलिसी को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। हालांकि ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डों पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। इजराइल अब नए युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार भी हो रहा है, फिर चाहे उसके टारगेट पर ईरान हो, यमन हो या फिर उसका कोई और दुश्मन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम की सप्लाई शुरू कर दी है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इनसे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गजा और ईरान तक बमबारी की गई है। इजराइल की हमेशा से डिमांड रही है कि मार्क 84 बम की सप्लाई जारी रखी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही पेंटागन को आदेश दिया है कि वो इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करे। बाइडेन सरकार ने मई 2024 में इजराइल को 3500 बमों की डिलीवरी रोक दी थी। इसमें 2000 पाउंड के 1800 बम थे और 500 पाउंड के 1700 बम। इसमें बाइडेन सरकार में इजराइल को भेजे जाने वाले 500 पाउंड के 1700 बम की सप्लाई रोक बाद में हटा दी गई थी। गाजा के इन धमाकों को देखिए। और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारतें बची हैं और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं।
मुमकिन है कि 2000 पाउंड वाले बमों से अब गाजा पर हमला ना किया जाए, लेकिन इजराइल के दुश्मन तो अभी बाकी हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे।